अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने टॉपिक अपना पढ़ना है मैस स्पेक्ट्रोमेट्री, जो चैप्टर नंबर 1 का सबसे अहम सवाल है और इसमें काफ़ी चीज़ें समझने वाली हैं। मैस स्पेक्ट्रोमीटर एक मॉडर्न टेक्निक है जिसके ज़रिए से हम एलिमेंट्स के आइसोटोप्स की तादाद को मालूम कर सकते हैं और एलिमेंट के आइसोटोप्स में से हर आइसोटोप की एग्जैक्ट मैस को भी मालूम कर सकते हैं। और तीसरी चीज़, हर आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस यानी परसेंटेज अबंडेंस को भी मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले एस्टन्स ने एक मास स्पेक्ट्रोग्राफ बनाया था। बाद में डेम्स्टर ने एक मास स्पेक्ट्रोमीटर बनाया। ये जो आपको डिस्क्रिप्शन में शो हो रहा है, ये लेटेस्ट और मॉडर्न मास स्पेक्ट्रोमीटर है जो एस्टन और डेम्स्टर्स के इंस्ट्रूमेंट्स की बनिस्बत एडवांस है। डेम्स्टर का स्पेक्ट्रोमीटर सिर्फ सॉलिड सैंपल्स के आइसोटोप्स की तादाद मालूम कर सकता था, जबकि इसके ज़रिए से हम तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर जो जनरली पाई जाती हैं, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, हम उनकी ये 3 किस्म की प्रॉपर्टीज़ मालूम कर सकते हैं। ये इसकी डायग्राम है। ये इनलेट है जहाँ से हम अपने सैंपल को एंटर कर देंगे और इसका जो फर्स्ट पोर्शन है ये कहलाता है वेपोराइजेशन चैम्बर, या इसका दूसरा नाम है वोलेटिलाइजेशन चैम्बर। इसमें ये नीचे एक स्प्रिंग सा लगा हुआ है जिसको हीटिंग फिलामेंट का नाम देते हैं। जब इसको बैटरी के सोर्स से कनेक्ट किया जाता है तो ये हीट प्रोड्यूस करता है। इसके अंदर पुट किया गया सैंपल अगर सॉलिड हो तो वो हीट अप होने की वजह से लिक्विड में, और लिक्विड बिल आखिर वेपोराइज होने के बाद या वोलेटिलाइज होने के बाद वेपर्स फेज में चला जाता है, और लिक्विड हो तो वो हीट होने के बाद वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर गैसियस फॉर्म है तो फिर इस फर्स्ट प्रोसेस को करने की ज़रूरत नहीं होती। एक्चुअली हमें गैसियस हालत चाहिए होती है, वो ऑलरेडी गैसियस फॉर्म में हो तो दी बेस्ट, अदरवाइज इस फर्स्ट चैम्बर में, फर्स्ट पोर्शन में हम उसको गैसियस फेज में कन्वर्ट करते हैं। फिर यहाँ से दूसरे हिस्से में सैंपल को ले जाएंगे और इस हिस्से को हम आयोनाइजेशन चैम्बर का नाम देते हैं। यहाँ पे सैंपल गैसियस फेज में होगा और ऊपर से ये इलेक्ट्रॉन गन जो है, ये इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ तेज तरीके से भेजेगी। जब इलेक्ट्रॉन की यहाँ से बौछार होगी, लाखों इलेक्ट्रॉन्स, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स नीचे फॉल करेंगे तो ये गैसियस सैंपल को आयोनाइज कर देंगे। कैसे आयोनाइज करते हैं यहाँ इक्वेशन में मैंने शो किया हुआ है। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास हाइड्रोजन एलिमेंट के एटम्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स जब इसके ऊपर फॉल करेंगे तो वैलेंस शेल के साथ जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन टकराएगा, अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफ़र करेगा और इसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। एक यहाँ का इलेक्ट्रॉन, एक ये 2 यहाँ शो किए गए हैं। यहाँ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ गया है। आयन्स में बदल जाना न्यूट्रल सैंपल का आयोनाइजेशन कहलाता है। यहाँ चूँकि हमने नियॉन गैस सैंपल पुट किया है तो नियॉन के ऊपर ये बेशुमार इलेक्ट्रॉन्स फॉल हो रहे हैं और जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे
उतना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर इसके वैलेंस शेल से 2 निकलते हैं तो यहाँ n की जगह 2 पुट करेंगे, 4 निकलते हैं तो यहाँ पे 4 पुट करेंगे, 1 निकलता है तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे। जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होंगे यहाँ पे चार्ज उसके अकॉर्डिंगली पुट किया जाएगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को शो किया गया है, जितने यहाँ पे फॉल किए उतने यहाँ से निकले, तो डबल तादाद में यहाँ पे ये शोन है। बहरहाल यहाँ पे जो गैसियस केटाइंस प्रोड्यूस होंगे तो गैस नीचे नहीं गिरती, गैस हवा तर्ज की है, ये यहाँ पे रहेगी। यहाँ हमने ऑलरेडी वैक्यूम पंप लगा के यहाँ पे गैसियस प्रेशर को या एयर प्रेशर को मिनिमाइज कर दिया था 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁷ टॉर तक। टॉर प्रेशर की एक यूनिट है जिसकी डिटेल इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 में आएगी। तो ये वेरी लो प्रेशर है ताकि ये कैटाइंस एक दूसरे के साथ न टकराएं। और जब हम यहाँ से कैटाइंस प्रोड्यूस हो जाएंगे तो यहाँ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक जाली लगी हुई है, इसको हम ग्रिड का नाम देते हैं। और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वैल्यू 500 से 2000 वोल्ट तक है। इसके ऊपर चूंकि नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है लिहाजा यहाँ के गैसियस कैटाइंस को ये अपनी तरफ पुल करेगी। तो ये जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतनी पावरफुली कैटाइंस को अपनी तरफ पुल करेगी। तो ये कैटाइन इसकी तरफ आएंगे और इसके साथ टकरा नहीं पाएंगे क्योंकि ये परफोरेटेड है, सुराखदार है, लिहाजा इसके अंदर से तेज़ी से गुजर जाएंगे। तो जितना हमने इसकी स्पीड को बढ़ाना होगा उतना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज वाला ज़्यादा करेंगे। तो इसका काम है एक्सेलरेट करना, स्पीड को बढ़ाना। अब ये कैटाइंस यहाँ से मूव करते जा रहे हैं, इधर से जो यहाँ पे टकराएंगे इस प्लेट के साथ वो नीचे गिर जाएंगे, लेकिन जो पार्टिकल इस सुराख के सामने आएगा, स्लिट के सामने आएगा, वो यहाँ से गुजर जाएगा और सेकंड स्लिट से भी गुजर जाएगा और फाइनली यहाँ आके फॉल करेगा। ये एक मैग्नेट है, पावरफुल मैग्नेट है जिसको हम एम एनालाइजर मैग्नेट का नाम देते हैं और इसको हमने H से जाहिर किया है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने यहाँ पे E से जाहिर किया था। मैग्नेट का क्या काम है? मैग्नेट का काम ये है कि जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 90 डिग्री के एंगल पे इस के फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल एंटर होता है तो वो उसको सर्कुलर पाथ में घुमा देता है, रिवॉल्व करा देता है। और सर्कुलर पाथ में कैसे घुमाता है इस लेक्चर के एंड पे हमने 3 डायमेंशनल मॉडल के ज़रिए से आपको समझाया है, वो आप इसके टॉपिक के एंड पे मुलाहजा करेंगे। जब गैसियस कैटाइंस यहाँ पे फॉल करेंगे और ये इनको सर्कुलर पाथ में घुमाएगा तो ये यहाँ पे गिरेंगे सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए। बेसिकली इन्होंने इस किस्म के सर्कल बनाने थे, इस किस्म के, ऐसे। तो यहाँ चूँकि एक सिंपल सा मॉडल है यहाँ शो किया गया है, ये यहाँ पे गिरेंगे। तो नियान में मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूँ कि 3 किस्म के आइसोटोप्स होते हैं। यहाँ पे 3 किस्म के सर्कल बनेंगे, फर्स्ट सर्कल, सेकंड सर्कल एंड थर्ड सर्कल। तो सर्कल स्टूडेंट्स इस किस्म के नहीं होते, तो ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे शो कर दिया है, बल्कि इस किस्म के सर्कल बनेंगे। जब ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा तो एक सर्कल ऐसा बनेगा, दूसरा सर्कल ऐसा बनेगा, तीसरा ऐसा बनेगा। अगर इसमें 4 आइसोटोप होते तो चौथा सर्कल भी बनता, 5 होते तो 5वां सर्कल भी बनता। बताने का मकसद ये है कि इसका जो अपर एंड है सब सर्कल का वो एक दूसरे के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है और ये कंसेंट्रिक सर्कल्स नहीं है, यानी सबका सेंटर सेम नहीं है। रेड का सेंटर ये है, ब्लैक का सेंटर ये है, ब्लू का सेंटर ये है। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन हमें यहाँ पे इस मास स्पेक्ट्रोमीटर का प्रिंसिपल भी बताती है और सारी सेपरेशन की और एक दूसरे से इन गैसियस कैटाइंस की, आइसोटोपिक कैटाइंस के जुदा होने की जो
इसका जो प्रिंसिपल है वो इस इक्वेशन पे बेस करता है। m/e इज इक्वल टू h²r² / 2e। m क्या है? हर आइसोटोप की मास है। ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कि हर आइसोटोप दूसरे आइसोटोप से मास में मुख्तलिफ होता है। चार्ज क्या होगा? ये सबका सेम है। अगर ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, तो सब के ऊपर चार्ज एक जैसा होगा। अगर नियान है तो सब के ऊपर चार्ज सेम होगा। चार्ज सब पे सेम है तो मास डिफरेंट है, तो मास ओवर चार्ज, न्यूमिनेटर में वैल्यू डिफरेंट, डिनोमिनेटर में सेम है, लिहाजा हर कैटाइनिक आइसोटोप की मास टू चार्ज रेशो वैल्यू ये डिफरेंट होगी। अच्छे तरीके से याद रखें, बाज़ बच्चे इसको चार्ज टू मास रेशो पढ़ देते हैं, वो गलत होता है। तो ये मास टू चार्ज रेशो है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है h² के, और ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है E के, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है जो यहाँ पे पुट की गई थी, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ रेडियस के जो सर्कल यहाँ पे बनेगा। यहाँ इसको थोड़ा सा समझते हैं। अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड हैवी रखा है, स्ट्रांग है, जितना मैग्नेटिक फील्ड हैवी होगा उतना जो सर्कल है वो छोटा बनेगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी आर को इस तरफ ले आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, इसका स्क्वायर भी स्क्वायर रूट लगाने से ख़त्म, आर जो यहाँ आएगा स्क्वायर रूट लगाने से वो भी ख़त्म। तो जितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा सर्कल छोटा, रेडियस छोटा, और जितना मैग्नेटिक फील्ड हम वीक पुट करेंगे यहाँ पे उतना सर्कल बड़ा बनेगा और उसका रेडियस भी बड़ा होगा। तो दूसरी चीज़ है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं तो E यहाँ पे आएगा, तो ये R स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या इसका अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे जो E आएगा उसका भी यहाँ स्क्वायर रूट आएगा, ये स्क्वायर रूट ऐसे कट जाएगा, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ E। इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी हम ज़्यादा पुट करते हैं उतना रेडियस इसका बड़ा होगा। इसका मतलब क्या है? जितना इसको हमने ज़्यादा पुट किया तो ये उतना पार्टिकल की स्पीड बढ़ जाएगी, और जितना इसकी स्पीड बढ़ जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड उनको इजीली मोड़ नहीं सकेगा, तो वो बड़ा सर्कल बनेगा। इसको इसी में हमने आगे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, उसको देख ले। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम ज़्यादा पुट करते हैं तो जो चार्ज पार्टिकल यहाँ न्यूक्लियर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का काम है उसको 90 डिग्री से नीचे मोड़ने की कोशिश करेगा। तो चूंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड का असर कम होगा, वो इस तरफ चला जाएगा, और अगर इसकी स्पीड मज़ीद बढ़ा देंगे तो फिर वो इस तरफ चला जाएगा। अगर इसकी स्पीड कम करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कम पुट करेंगे तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का असर ज़्यादा होगा, वो इसको ज़्यादा मोड़ लेगा। अगर स्पीड मज़ीद कम होगी उसको मज़ीद ज़्यादा यहाँ पे मोड़ लेता है। ये जो एंगल बन रहा है ये डिपेंड करता है कि पार्टिकल की स्पीड कितनी है। स्पीड ज़्यादा होगी ये कम मुड़ेगा, और स्पीड कम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड उसको ज़्यादा मोड़ लेगा। और दूसरी चीज़ ये भी है, अगर स्पीड सब पार्टिकल की सेम है और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो वो उसको ज़्यादा मोड़ेगा, और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ अगर हम कम करेंगे उसको कम मोड़ेगा। अगर वो ज़्यादा मोड़ रहा है तो फिर बड़ा सर्कल बनाएगा, और कम मोड़ रहा है तो छोटा सर्कल बनाएगा। और अब हम इसका सबसे अहम फैक्टर पढ़ते हैं, चूँकि आइसोटोप्स की मास डिफरेंट होती है, जिनकी मास डिफरेंट उन आइसोटोपिक कैटाइंस की मास टू चार्ज रेशो वैल्यू भी डिफरेंट होगी। अब जिनकी मास टू चार्ज रेशो वैल्यू बड़ी है, यानी मास बड़ी है तो चार्ज तो सेम है, एमओरी वैल्यू बड़ी होगी, उनका रेडियस क्या होगा? बड़ा होगा। और जिनकी यानी उनको बड़े मास वाले पार्टिकल्स को ये जो है मैग्नेटिक फील्ड वो इजीली मोड़ नहीं सकता। ये चाहते हैं 90 डिग्री से नीचे की तरफ मोड़ूं, लेकिन चूंकि भारी पार्टिकल का मोमेंटम ज़्यादा होता है वो कम टर्न होते हैं, इसलिए ये बड़ा सर्कल बनाएंगे। और जिनकी मास कम होगी उनकी m/e वैल्यू भी कम, उनको मैग्नेटिक फील्ड इसकी स्ट्रेंथ तो चूँकि सेम है ये उनको ज़्यादा मोड़ लेगा, यानी ज़्यादा मोड़ने की वजह से इनका सर्कल जो है वो छोटा बनेगा। और जिन कैटाइंस की मास सबसे कम होगी
उनको ये इजीली मोड़ लेगा, क्योंकि स्मॉलर मास के पार्टिकल्स अगर लार्जर मास के पार्टिकल्स जितनी स्पीड से मूव कर रहे हों तो उनकी जो मोमेंटम होता है वो कम होता है, लिहाजा इनको टर्न करना, मोड़ना ईजीली होगा और उसको ईजिली वो मोड़ता चला जाएगा और वहाँ पे सर्कल हमारे पास छोटा बनेगा। ये जहाँ पे गिरते हैं उस जगह को हम डिटेक्टर यानी डिटेक्ट करने वाला पोर्शन, या आइन कलेक्टर, क्योंकि ये गैसेस केटाइंस हैं और उनको ये कलेक्ट कर रहा है, या इलेक्ट्रोमीटर, क्योंकि इनके ऊपर चार्ज है, वो उनकी इलेक्ट्रिसिटी को, उनके चार्ज को डिटरमिन करेगा, इसलिए इनके लिए 3 नाम है, डिटेक्टर, आइन कलेक्टर या इलेक्ट्रोमीटर। तो इसके ऊपर कितने सर्कल्स बने, नियान के केस में चूंकि 3 सर्कल्स बनते हैं और लिहाजा ये 3 सर्कल 3 आइसोटोप्स होने का प्रूफ है। क्योंकि 3 सर्कल हैं, हमें ये कैसे नजर आएंगे, तो हमें मास स्पेक्ट्रोमीटर ये 3 लाइंस की शक्ल में इनको शो करेगा। अब कंप्यूटर स्क्रीन पे हमें मास स्पेक्ट्रोमीटर एक ग्राफ देगा। ये ग्राफ है मास नंबर ऑन एक्स एक्सिस एंड रिलेटिव अबंडेंसेस ऑन वाई एक्सिस। तो यहाँ पे 3 लाइंस हमें मिल रही हैं, ये लाइन और ये लाइन। तो इसको मास स्पेक्ट्रोमीटर कैसे रीड करता है, मास स्पेक्ट्रोमीटर में ने असल में डिटरमिन किया, डिटेक्ट किया कि उसमें कितने सर्कल्स बन रहे हैं। सर्कल की तादाद को लाइनों की तादाद की शक्ल में शो किया गया है। जितनी लाइनें उतने बेसिकली सर्कल्स, और जितने सर्कल्स उतने रेडियस, 1 रेडियस, 2 रेडियस, 3 रेडियस, और जितने रेडियस उतनी मास रखने वाले जरे। इस तरीके से हम लाइनों की तादाद से सर्कल की तादाद से रेडियाई, रेडियस की जमा, इनकी तादाद, और इनके ज़रिए से डिफरेंट मास रखने वाले आइसोटोप्स को डिटरमिन करते हैं। तो दूसरी चीज़ है हमारे पास कि हमें हर आइसोटोप की मास का कैसे पता चलेगा, तो ये बहुत सिंपल है। 3 लाइनें चूंकि नियान के सैंपल में बनी और एक लाइन एक्स एक्सिस पे नंबर 20 पे आई, दूसरी लाइन 21 पे आई और तीसरी लाइन नंबर 22 पे आई। ये जो नंबर हैं ये मास नंबर को शो करते हैं। तो यानी एक नियान के आइसोटोप की मास 20 है, दूसरे आइसोटोप की मास 21 है और तीसरे की मास 22 है। अब यहाँ आपको ज़िम्नन ये भी बताता चलूँ कि मास स्पेक्ट्रोमीटर जो कंपनी बनाती है उसको कैसे पता चलता है कि जिसकी मास 20 होगी वो ज़रा यहाँ आएगा, जिसकी 21 होगी यहाँ आएगा। उसको बेसिकली वो कार्बन के ज़रिए से असेंबल करते हैं अपने मास स्पेक्ट्रोमीटर को, यानी उसके अंदर सबसे पहले जो सैंपल पुट करते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर वो कार्बन 612 पुट करते हैं। तो कार्बन 612 चूंकि तो कार्बन 612 इसके अंदर पुट करेंगे। कार्बन 612 यानी सिर्फ एक किस्म के आइसोटोप्स का सैंपल हमने पुट किया और उनको जब वेपोराइज किया, आयोनाइज किया तो सिर्फ एक ही किस्म के ज़रे बनेंगे और एक ही किस्म का जस्ट 1 सर्कल बनेगा और उस सर्कल का रेडियस भी कम एक ही होगा और उसकी लाइन जिस जगह भी आएगी वो लाइन कहलाएगी कार्बन नंबर 12 वाली लाइन। चूँकि 100% एक ही सैंपल था लिहाजा 100% एक ही लाइन बनेगी और 100% इसमें यही मटेरियल होगा। तो इस 0 से लेकर यहाँ तक हमने इस पोर्शन को बराबर 12 हिस्सों में तकसीम कर दिया और इससे इतना ही पोर्शन आगे मास स्पेक्ट्रोमीटर वाला ले जाता है यहाँ तक, इस हिस्से तक 23 से आगे। तो यहाँ इसको 13, 14, 15 अप टू 24 ले जाता है और फिर उससे आगे जाता है 36 तक और उससे आगे इतना पोर्शन जाता है 48 तक, फिर आगे इतना पोर्शन आगे जाता है 60 तक। तो इस तरीके से अब जो भी सैंपल हम किसी और चीज़ का पुट करेंगे तो वो जिस जितनी मास ज़्यादा होगी तो उसके अकॉर्डिंगली
उतना बड़ा सर्कल बनेगा और उसी एग्जैक्ट पोजीशन पे उसकी वैल्यू आएगी। लिहाजा अब चूँकि हमने नियान पुट की, एक लाइन आई 20 पे, एक 21 पे, एक 22 पे। अगर मैग्नीशियम पुट करें तो उसकी वैल्यू आएगी 24 पे, 23 से थोड़ा सा आगे 24 पे, यानी उसका जो रेडियस है वो कार्बन के रेडियस से 2 गुना बड़ा होता है, लिहाजा उसकी मास भी 2 गुना बड़ी होगी। तो इसके अकॉर्डिंगली जिसकी जो मास होगी वो उसी पोजीशन पे आएगा। तो ये ग्राफ चूंकि एक पॉइंट है आपके सब्जेक्ट के अंदर, उसको समझाने की खातिर मैंने बनाया, ये एग्जाम में आप नहीं बनाएंगे। अब हम इस इंस्ट्रूमेंट के तीसरे बेनिफिट की तरफ मूव करते हैं कि रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स का कैसे पता चलेगा कि कौन सा आइसोटोप किस परसेंटेज में है। तो एक बात हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि यहाँ से जो भी कैटाइंस बनेंगे सब के ऊपर चार्ज बराबर होगा, और यहाँ पे आके इलेक्ट्रोमीटर पे, डिटेक्टर पे जब गिरेंगे तो डिटेक्टर पे सर्कुलर फॉर्म में गिरेंगे, और नियान के जो 20 मास रखने वाले ज़रे होंगे उनका रेडियस कम होगा, वो सारे यहाँ पे गिरेंगे, और जिनकी मास 21 है उनका रेडियस बड़ा होगा, वो यहाँ पे गिरेंगे, और जिनकी मास 22 है उनका रेडियस यहाँ सबसे बड़ा होगा, वो इस अपर मोस्ट लार्जेस्ट सर्कल के ऊपर गिरेंगे। अब जो कि हर आइसोटोपिक कैटाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, पॉजिटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम है, लिहाजा यहाँ पे चार्ज अगर जितना डेवलप होगा वो शो कर रहा होगा कि यहाँ पे इतने चार्ज पार्टिकल्स गिरे हैं। अब जब हम नियान 20 को स्क्रीन पे देखते हैं तो वहाँ हमें परसेंटेज अबंडेंस 90.92% लिखी हुई मिलती है। इसका मतलब ये है कि आयन कलेक्टर पर पॉजिटिव चार्ज रखने वाले ज़्यादा ज़रे गिरे। भाई यहाँ ज़्यादा ज़रे गिरे तो 20 वाले सर्कल पे चार्ज ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ, लिहाजा इसकी लेंथ भी बड़ी आई। तो ये चार्ज दूसरे सेंट्रल सर्कल और लार्जेस्ट सर्कल की बनिस्बत 90.92% ज़्यादा था, यानी यहाँ पे 90.92% ज़्यादा तादाद में कैटाइंस गिरे। यहाँ क्यों ज़्यादा गिरे? सेंट्रल मोस्ट स्मॉलेस्ट सर्कल में क्यों ज़्यादा गिरे? क्योंकि सैंपल के अंदर वो थे ही ज़्यादा, और ये इतने परसेंट थे तो इतने परसेंट चार्ज प्रोड्यूस हुआ, और 8.82% ये जो 22 मास रखने वाले की परसेंटेज अबंडेंस हमें शो हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि सैंपल के अंदर 22 मास रखने वाले ज़रे इतने थे, लिहाजा उतनी ही तादाद में गिरे, और 100% में से इतने परसेंट चार्ज इन्होंने प्रोड्यूस किया। लॉन्ग क्वेश्चन का भी हिस्सा है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में भी अक्सर पूछ लिया जाता है कि क्या हम आइसोटोप्स को एक दूसरे से जुदा कर सकते हैं? तो जवाब यस में है। हाँ, इन टेक्निक्स के ज़रिए से गैसियस डिफ्यूजन, थर्मल डिफ्यूजन मेथड्स, डिस्टिलेशन, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन और लेज़र सेपरेशन के ज़रिए से ये एक दूसरे से जुदा हो सकते हैं। और जिस फैक्ट्री के अंदर, जिस यूनिट के अंदर किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स को एक दूसरे से जुदा किया जाता है, उस यूनिट का नाम होता है आईपीडी, आइसोटोपिक प्रोडक्शन डिवीजन। तो आईपीडी यूनिट्स सबसे बेहतरीन इसराइल के पास हैं। जब आइसोटोपिक कैटाइंस यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होते हैं तो ये इनको किस तरीके से सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कराता है
आइए तो इसको हम एक मॉडल के ज़रिए से समझते हैं। हमारे पास इक्वेशन है F इज इक्वल टू क्यू V इंटू बी। क्यू इस पार्टिकल के ऊपर चार्ज है, V वेलोसिटी है पार्टिकल की जिसके साथ ये इस तरफ मूव कर रहा है, और B इसके रास्ते में पड़ा हुआ मैग्नेटिक फील्ड है। ये सारा नॉर्थ पोल है जैसा कि इस मॉडल में शो किया गया है, लेफ्ट साइड पे ये साउथ पोल है, और मैग्नेटिक लाइंस इस तरफ आ रही हैं, यहाँ भी 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 इस पूरे वॉल्यूम को इन्होंने कवर किया हुआ है। तो जब पार्टिकल इसके अंदर मूव करेगा तो इसकी जो डायरेक्शन है फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना रही है। इसको हम राइट हैंड रूल से समझने की कोशिश करते हैं। ये पार्टिकल की डायरेक्शन है, इस जानिब ये मूव कर रहा है, और इसके रास्ते में ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया है परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे। जो ही ये पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज रखने वाला इस फील्ड के अंदर दाखिल होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसको 90 डिग्री पे ऊपर फोर्स लगाएगा। ये फोर्स की डायरेक्शन है। तो गोया पार्टिकल जो इसके अंदर दाखिल होगा इसको 90 डिग्री ऊपर की जानिब टर्न हो जाना चाहिए। इसी के बरअक्स अगर यहाँ पे चार्ज नेगेटिव होता तो जो ही ये इसके अंदर दाखिल होता तो ये मैग्नेटिक फील्ड उसको 90 डिग्री नीचे की तरफ मोड़ने की कोशिश करता और फोर्स लगाता। देखें जी, अब पार्टिकल जो ही इसके अंदर मूव करेगा तो पार्टिकल की पूरी कोशिश होगी कि वो यहाँ से अपनी पूरी स्पीड के साथ गुजर जाए, और मैग्नेटिक फील्ड क्या चाह रहा है, वो इसको 90 डिग्री ऊपर की तरफ घुमाना चाह रहा है। लिहाजा दो फोर्सेस बैक वक्त लग रही हैं, तो पार्टिकल आगे की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड इस पे 90 डिग्री ऊपर की तरफ मूव करेगा, यानी पार्टिकल को ऊपर की तरफ खींचेगा। ये आगे भी मूव करता जाएगा, ऊपर भी आएगा, तो यानी ये यहाँ पे दाखिल होते ही थोड़ा सा इस तरफ मूव करेगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की जो फोर्स है ये उस पर ऊपर 90 डिग्री पे ही अप्लाई होगी, जिसका असर ये होगा कि ये यहाँ पे सर्कुलर मोशन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब हमने नॉर्थ पोल को लेफ्ट साइड पे रखा जबकि साउथ पोल राइट साइड की तरफ है, और जो मैग्नेटिक लाइंस हैं ये हमेशा नॉर्थ से साउथ की जानिब होती हैं, यानी अब वही फिंगर इनको बताएगी ये नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक लाइंस हैं, और जो पार्टिकल है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल वो 90 डिग्री पे इनके अंदर एंटर हो रहा है, और जो थंब की डायरेक्शन है ये डाउनवर्ड होगी, यानी जो ही पार्टिकल इनके अंदर एंटर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स लगाएगा नीचे की जानिब। तो उसका असर क्या होगा, असर ये होगा कि पार्टिकल जो यहाँ से दाखिल हो रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होते ही वो सर्कुलर पाथ में मूव कर जाएगा और सर्कल उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। ये हमारे पास सर्कल बनता है। इसके बरअक्स अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा दें तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाने से जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होगी वो बढ़ जाएगी, जबकि जिस स्पीड से पार्टिकल आगे जा रहा है वो तो सेम होगी। लिहाजा वो सर्कल में सेंटर की तरफ जो घुमाने की फोर्स है वो चूँकि बढ़ती जाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स, लिहाजा सर्कल श्रिंक होता जाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड मज़ीद बढ़ा दें तो सर्कल इससे भी छोटा बनेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम रखें मगर पार्टिकल की स्पीड, जो पार्टिकल इसमें एंटर हो रहा है, उसको बढ़ा दें तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो सेम है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगी तो ये सर्कल बड़ा होता जाएगा। हाँ, अगर मैग्नेटिक फील्ड को हम कम करें, पार्टिकल की स्पीड सेम हो तो सेंटर की तरफ वो लेस पावरफुली खींचेगा, सर्कल बड़ा होता जाएगा। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती है और पार्टिकल की स्पीड ज़्यादा होती है, लिहाजा पार्टिकल बड़ा सर्कल बनाती है जो इसके फील्ड से बाहर निकल जाता है। इसके फील्ड से बाहर निकल जाएगा वो आगे जाके टकराएगा। अगर स्पीड बहुत ज़्यादा होगी यहाँ आके टकराएगा, अगर कम होगी, यहाँ मज़ीद कम होगी फोर्स, तो यहाँ आके टकराएगा। तो मॉडल के अंदर हमने समझने की कोशिश की कि जब एक पार्टिकल
मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होता है और नॉर्थ पोल इसके इस पेज के लेफ़्ट साइड पे है और साउथ पोल इसके राइट साइड पे है, तो ये 90 डिग्री पे उसको नीचे की तरफ खींचेगा। तो पार्टिकल भी चूंकि स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो वो फ़ौरन से तो नीचे नहीं आएगा, लेकिन वो सीधा आगे भी नहीं जाएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उसको नीचे खींच रही है। वो आगे जाता हुआ टेंजेंट बनाने की कोशिश करेगा। जो ही ये इस तरफ मूव करने की कोशिश करेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड उसी 90 डिग्री से फिर उसको नीचे की तरफ खींचेगा, यानी सेंटर की तरफ। तो फिर ये इस तरफ जाने की बजाय थोड़ा इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ भी नहीं आएगा और इस तरफ भी नहीं जाएगा क्योंकि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही होंगी। तो वो इस तरफ टेंजेंट बनाने की कोशिश करेगा, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसको फिर इसकी डायरेक्शन के 90 डिग्री पे खींचने की कोशिश करेगा। इस तरीके से वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड उसको सेंटर की तरफ खींचने की कोशिश करता रहेगा और वो जब तक चार्ज पार्टिकल इसके अंदर रहेगा वो सर्कुलर पाथ में ही मूव करता रहेगा। जैसा कि मॉडल के अंदर हमने सीखा कि जब एक आइसोटोपिक कैटाइन मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ अगर कम हो और पार्टिकल की स्पीड ज़्यादा हो तो वो एक टेंजेंट बनाता हुआ फील्ड से जब बाहर जाएगा तो किसी और जगह चला जाएगा, कहीं जाके फॉल करेगा, आयन कलेक्टर पे या इलेक्ट्रोमीटर पे यहाँ फॉल करेगा। तो यहाँ पे हम रेडियस कैसे मालूम करेंगे? यहाँ हम एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती तो वो इस सर्कुलर पाथ में मूव करता, क्योंकि ये कर्व हमें बता रही है कि इसका सर्कल कैसा बनेगा। तो इसकी मास 22 है, ये यहाँ पे ये सिर्फ सीधा जाना था लेकिन ये थोड़ा सा टर्न हुआ। अब जिसकी मास कम है वो सीधा जाने की बजाय इसको मैग्नेटिक फील्ड की सेम स्ट्रेंथ ने ज़्यादा टर्न कर दिया, तो ये यहाँ पे बना है। तो इसका रेडियस जो है इसकी बनिस्बत कम बन रहा है। और नियान सैंपल का वो आइसोटोप जिसकी मास सबसे कम है उसको मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा टर्न कर लेगा, क्योंकि इसका मोमेंटम मास के कम होने की वजह से और स्पीड ऊपर वालों के बराबर होने की वजह से, क्योंकि मोमेंटम इसका कम होगा, इसको मैग्नेटिक फील्ड इजीली टर्न कर सकेगा। लिहाजा इसका सर्कल अकॉर्डिंग टू दिस कर्व छोटा बनेगा, इसका रेडियस भी कम बनेगा। थैंक यू जी।